बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में मंडे बिल्कुल हफ्ते का आगाज़ है और आप सब भी खिले खिले होंगे जैसे हम खिले खिले रहने की कोशिश भी कर रहे हैं और मैं तो हूँ भी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश वाला जो मामला है ज़्यादा सही है। मंडे को से कौन खिला खिला होता है? वीकेंड पे लोग खिले खिले होते हैं। जिसने वीकेंड अच्छा गुजारा हो वो भी खिला खिला होता है। संडे ओह यस, ये हमजा आपको बताएंगे कि ये क्या सीक्रेट है हमजा? सीक्रेट ये है कि मुझे फरा बार बार कहती थी कि आप वहाँ भी नहीं गए, आप वहाँ भी नहीं गए, आप वहाँ भी नहीं गए। तो मैंने प्लान किया कि इन सब मकामात को मैं देख आता हूँ। तो 2 दिनों में जितने मकामात को देख सकता था मैं वो देख के आया। वो कौन कौन सी जगह है? मैं पहले नथिया गली गया ना, ऊपर ठंडियानी गए, उसके बाद नीचे एक ना लेक है समुंदर कथा लेक। अब मैं आपको कहूँगा कि आपने वहाँ पे लाजमी जाना है। अच्छा। बहुत खूबसूरत लेक है, मैं आपके साथ पिक्चर्स भी शेयर करूँगा। तो वो बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे आपने लाजमी जाना है। आगे अम्ब्रेला वाटरफॉल है, एबटाबाद आप क्रॉस करते हैं ना, वहाँ पर आप जाते हैं तो वो भी बड़ी खूबसूरत जगह है। अब मैं फरा को भी कह सकता हूँ आपने इतनी जल्दी सफ़र एक ही दिन में किया? बस आपको पता है कि ज़िंदगी जो है ना वो सफ़र का ही नाम है, सफ़र में रहते हैं। तो मैंने सफ़र किया जल्दी ताकि मैं ज़्यादा से मकामात देख सकूँ और फरा को मैं ये कह सकूँ भाई मैंने ये देखा है, आप जीत गए, हमजा जीत गए। मैं हार मानती हूँ यहाँ पे। लेकिन अच्छी बात यह है ये जो सैर व सियाहत है ना, कहते हैं सफ़र वसीला है ज़फ़र। बिल्कुल। अब ज़फ़र साहब से मुलाकात होती है कि नहीं होती, लेकिन इंसान को एक ज़फ़र जो है वो इसमें बहुत सारी ऐसी टिप्स, बहुत सारी ऐसी मालूमात और एक चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, वो कहते हैं घाट घाट का पानी पिया हुआ, तो एक तजर्बा एक हासिल होता है, सब कुछ हासिल हो। फिर आपका मंडे जो होता है ना वो बहुत अच्छा शुरू होता है। वो आप कोशिश नहीं कर रहे होते फ्रेश रहने की, या वैसे ही फ्रेश होते हैं। पॉइंट लगाए जा रहे हैं। मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि यार जब एक दिन छुट्टी गुजारने के बाद ना मंडे को सुबह उठना रूटीन पे ज़रा मुश्किल लगता है और जो वीकेंड होता है वो हमेशा सबसे खूबसूरत लगता है, इसलिए कि आपको लगता है छुट्टी। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन अपने मंडे को अच्छा बनाएं और जब हफ्ते का आगाज़ हो रहा हो तो वो पॉजिटिव वाइब्स के साथ जो है ना हफ्ते का आगाज़ करें ताकि पूरा हफ्ता अच्छा गुजरे, फिर वीकेंड तो अच्छा गुजरता ही है। बिल्कुल। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने इसीलिए पढ़ा कि अब बैक टू वर्क। ओके जी, लेकिन टॉप स्टोरी की तरफ चले हमजा। बिल्कुल, टॉप स्टोरीज की तरफ नजर डालते हैं। मौसम सरमा में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खदशा, वज़ीर-ए-आज़म ने कौम को खबरदार कर दिया। सबसे गुजारिश है कि मास्क पहने। इमरान खान की ट्वीट। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू, आवाम की चीखें निकल गईं। एक हफ्ते के दौरान मुल्क में महंगाई 0.71% बढ़ गई। जरूरी इस्तेमाल की 24 अशिया महंगी, सब्जियों की कीमतों को पर लग गई। FBR की उम्दा कारकर्दगी, रवा माली साल की पहली सहमाई में हदफ से जायद महसूलात जमा कर लिए। 1 खरब 4 अरब के महसूलात, हदफ से 34 अरब रुपए जायद। जनाब, इन प्रोटोकॉल्स की फॉलो किया था आपने कि ये SOPs के वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे हैं कि कोरोना की जो सर्दियों की SOPs को दिनों में लहर आने का खदशा, लेकिन वहाँ पर मैंने ये देखा कि एक तो लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं और फिर वहाँ पर बिल्कुल भी जो कहा गया सोशल डिस्टेंसिंग रखें उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। हाँ, कुछ ऐसे मकामात थे जहाँ पर लोगों ने मास्क लगाए हुए थे, जो आप वहाँ पर जाते थे तो वो टूर गाइड होते हैं उन्होंने लगाए हुए थे मास्क ताकि लोग उनके पास जा सकें, लेकिन आम तौर पे जो टूरिस्ट हमारी तरह के थे उन्होंने भी नहीं लगाया। यही वजह है ना कि फिर बहुत सारी आज़ाद कश्मीर में बंद करना पड़ा। ये सियाहती मकामात जो हैं, ये स्कूल, ये सब कुछ, ये कारोबार, ये घरों के अंदर पैसे आने का, रिज़्क आने का सिलसिला उसी वक्त तक खुला रह सकते हैं ना जब तक हम एहतियात करेंगे। आपको पता है फरा, NCOC ने कहा है कि इस वक्त 75% पाकिस्तानी है जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, 75%, और 85% हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे। और इसीलिए अब वज़ीर-ए-आज़म ने भी ये खदशा जाहिर कर दिया है कि कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। और ये खदशा वज़ीर-ए-आज़म ने सिर्फ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अगर आप देखें ना तो बहुत सारी जगहों पे तो लहर आ चुकी है और उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इक़दामात भी किए जा रहे हैं। स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट महदूद किए जा रहे हैं। बरतानिया में जो लेटेस्ट उन्होंने वो किए हैं कुछ इक़दामात। इसी तरह से ट्रैवल गाइड्स और ट्रैवल एडवाइजरीज वो सख्त हो गई हैं। कोरोना के दोबारा से केसेस रिपोर्ट होने के बाद कोरोना के टेस्ट करवाने जो हैं वो भी लाजिम करवा दिए गए हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम को खबरदार करते हुए कहा है कि कोरोना केसेस में कमी ज़रूर हुई है,
मगर ख़तरा भी पूरी तरह टला नहीं है। वज़ीर आज़म ने ये ट्वीट किया और उस ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि मौसम सरमा में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खदशा है और मौसम सरमा के साथ पहले भी फरा रिलेट किया जा रहा था। यहाँ शुरू से कहा जा रहा था कि सर्दियों में एक दफ़ा फिर दोबारा से केसेस वज़ीर आज़म ने भी वही बात की और सबसे ये गुजारिश की है वज़ीर आज़म ने कि मुतवक्के कोरोना की लहर से बचने के लिए मास्क पहने, तमाम दफातर और इदारे मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। और मास्क पहने हुए ना प्लीज़ उसे मास्क को न यहाँ पे रखें न यहाँ पे रखें, उसको यहाँ पे रखें, जो उसकी जगह है जो उसकी जगह है ना वहाँ पे उसे रखें। और एक दूसरे से बात करते हुए ख़ास तौर पे हमें लगता है हमसा ये एक्चुअली ये इशू है, बहुत सारे लोग जो है ना वो इतने ऊंचा सुनते हैं या उनको आवाज़ का अंदाज़ा नहीं होता, वो सिर्फ दूसरे की ना लिप मूवमेंट को देखकर सेंस करते हैं कि बात क्या हो रही। अब जब वो नहीं है ना तो बहुत सारे लोग वाकई बात नहीं समझ सकते, तो वो फिर मास्क हटा के बात। एक और मसला भी है, जब तक हम खामोश रहते हैं ना, सारे एक कमरे में रहते हैं, हम मास्क पहने रखते हैं, जब हम बोलने लगते हैं मास्क हटा लेते हैं। और यही वो वक्त होता है जब हमारे मुंह से मास्क की सबसे ज्यादा जरूरत है, जब आपके ऐसे कुछ ज़रात जो है सांस के जरिए से, बोलने के जरिए से हवा में जाते हैं जो कि दूसरे तक अगर पहुंचे तो, या दूसरा अगर कोई जो है मुखातिब है और वो उस ज़रात जो है हवा में मौलिक है तो वो हमें कोई भी वायरस मुंतकिल करने का जरिया और बाइस बन सकते हैं। कोरोना भी उन वायरसेस में से है जो कि एयरबॉर्न और हवा में ज़्यादा देर तक रह सकता है। मेरा ख्याल है कि हम अपनी डॉक्टरी झाड़ने के बजाय हम कुछ बातें करते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो लेने की कोशिश करते हैं। स्पेशलिस्ट हैं उनसे ही पूछते हैं। चेयरमैन टास्क फोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि ये जो वज़ीर आज़म ने कोरोना की दूसरी लहर का खदशा जाहिर किया है, ये खदशा किस हक़ाइक़ की बुनियाद पर है, बढ़ते हुए आदाद शुमार की बुनियाद पर है, ये पूरी दुनिया के हालात को देख के वज़ीर आज़म ने कौम को ख़बरदार करना मुनासिब समझा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल कई वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि ये पहली सर्दियां हैं जहां से हम ये गुजर रहे हैं जिसमें ये आएगा, और सर्दियों में अक्सर आपने देखा है कि फ्लू का वायरस जो है वो ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और ये भी उसी किस्म का वायरस है जो लंग्स पे और दूसरी जगहों पे अटैक करता है। तो एक तो वजह यह है कि सर्दियाँ आ रही हैं, दूसरी वजह यह है कि ये अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है और म्यूटेट कर रहा है। ये वो वाली शक्ल इसकी नहीं रही जो चाइना में जो पहले पाया गया था। अब जो है कई जगहों पे म्यूटेशंस हो चुकी हैं और इसके बिहेवियर में भी फ़र्क आ गया है। तीसरी वजह यह है कि लोग जो हैं पाकिस्तान में अक्सर आप देखते हैं कि अब बहुत रिलैक्स हो गए हैं। हवाई जहाज़ों में पहले प्रोटोकॉल होता था कि एक सीट खाली होती थी हमेशा और एक भरी हुई होती थी। अब सारे हवाई जहाज़ भरे हुए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, शादी हॉल खुल गए हैं, हर चीज़ ओपन हो गई है और लोग महसूस कर रहे हैं कि ख़त्म हो गया खतरा। हालांकि ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ और ये बहुत से ममालिक में सेकेंड वेव आ चुकी है और पाकिस्तान में भी देखिए ये 200-250 तक पहुंच गया था, अब जो है वापस 600, 800, 900 तक जा रहा है। तो दोबारा ये बढ़ रहा है और ये खतरा बदस्तूर कायम है और ये मजीद बढ़ सकता है अगर हमने सख्ती से प्रोटोकॉल पे अमल नहीं किया और वापस लॉकडाउन की सिचुएशन ना पैदा हो जाए। इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि इसको कंट्रोल करें, क्योंकि अभी वैक्सीन भी अभी सामने कोई दिखाई नहीं दे रही, कम से कम 8-10 महीने दूर है। और जो वैक्सीन ट्राई भी की गई हैं जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत शदीद पाए गए हैं। बहुत तेज़ बुखार हो जाता है वैक्सीन के डोज से और शिवरिंग होती है और बहुत तकलीफ होती है, जिससे यानी कि वैक्सीन खुद अपना आफ्टर इफेक्ट जो है जो ट्राई की जा रही है उनके बहुत मुज़र आफ्टर इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो कोई अभी तक वैक्सीन भी सामने ऐसी नहीं है जो कि सेफ हो और जो इस्तेमाल हो सके बड़े पैमाने। ये भी फरमाइएगा कि ये कुछ पिछले दिनों कुछ मीडिया हाउसेस ये भी रिपोर्ट कर रहे थे कि शायद वैक्सीन के इस्तेमाल में भी लोग जो हैं वो पसोपेश से काम लेते हैं, वॉलंटियर करते हैं, बढ़ के वो कहते हैं कि हाँ जी जैसे बाकी ममालिक में होता है कि एक लंबी लिस्ट या एक महदूद लिस्ट जो है तैयार हो जाती है। पाकिस्तान में जो ट्राई की जा रही है, जो ट्रायल हो रहा है आप कह रहे हैं तीसरा मरहला, इसमें किस तरह से सिलेक्शन किया जा रहा है इस बारे में भी बताइएगा। और ये भी कि जब म्यूटेशन हो रही है तो मुमकिन है डॉक्टर साहब वैक्सीन की तैयारी एक चेंजिंग जिसे कहना चाहिए जिनोम के साथ उस वायरस के ऊपर बनी हुई वैक्सीन कोई भी इफेक्टिव होगी? जी, एक तो ये कि वैक्सीन में जो क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में अभी शुरू हुए हैं वो अभी अपने अर्ली स्टेजेस पर हैं, तो उनके बारे में कहना क़ब्ल वक्त होगा कि इनके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं और ये कामयाब होते हैं या नहीं। लेकिन जो दुनिया में दूसरी जगहों पे चाइना में और अमेरिका में और यूरोप में जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं तो वैक्सीन के इस्तेमाल से भी काफ़ी आफ्टर इफेक्ट्स पाए गए हैं, उसके शदीद साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वैक्सीन के खुद।
और जो तो लेकिन वैक्सीन भी मुख्तलिफ अक़साम की हैं और कुछ वैक्सीन ऐसी होंगी जो कामयाब हो जाएंगी, कुछ फेल हो जाएंगी। वो डिपेंड करेगा कि क्लिनिकल ट्रायल्स, थर्ड फेज क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद क्या रिजल्ट आते हैं। और वैक्सीन जो है वही अभी तक एक वाहिद इसका इलाज दिखाई दे रहा है, क्योंकि और कोई ड्रग सामने नहीं आया जो कि इसका इलाज कर सके। तो हमें जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, जो 8, 10, 12 महीने दूर है, और जब तक ये पता नहीं चल जाता कि ये वाकई सेफ है वैक्सीन, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है जो सिवाय उसके जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप मास्क पहने और वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो करें जो कि आपको करने चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा कि वायरस अपनी हयात मुसलसल अपनी शक्ल जो है उसको तब्दील कर रहा है, तो अब सर्दियों के अंदर जैसे आपने जिक्र किया कि फ्लू बहुत ज़्यादा हो जाता है, लोगों में बहुत ज़्यादा सांस की बीमारियां जो है बढ़ने लगती हैं, तो फिर से वही क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे जो पहले गर्मियों के अंदर आए थे कि क्या ये आम फ्लू है, क्या ये कोरोना वायरस है, और जो हयात तब्दील होती जा रही है तो अब लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे? वही खांसी को देखना होगा, वही तमाम मामलात है जिनको देखना होगा। बिल्कुल 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 वही सूरत हाल होगी, और इस वजह से हमें चाहिए ये कि बहुत एहतियात करें, क्योंकि कोई पता नहीं इसका क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जिन्होंने बड़ा इफेक्टिवली इसको कंट्रोल किया, तो हमारे पास कुछ ऐसा एक तरीक़ाकार तो मौजूद है ना, मॉडस ऑपरेंडी तो है हमारे पास कि हमने किस तरह से इस वबा का सामना किया था। तो अब दोबारा से आप समझते हैं वही चीज़ें कंसिडर भी की जा रही हैं? स्कूल खुले हैं, शादी हॉल खुले हैं, लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं अगर SOPs, तो क्या लॉकडाउन के चांसेस बरकरार हैं, और क्या इसके बारे में भी गौर किया जा रहा है? बिल्कुल बरकरार है, और अगर चीज़ें कंट्रोल नहीं होती तो दोबारा लॉकडाउन शायद करना पड़े, लेकिन अल्लाह करे वो हालात पैदा हो, हमें इसको एहतियात करनी चाहिए। अभी तक हम बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया है और इसी रास्ते पे हमें आगे बढ़ना है। जी ठीक है। अहम चीज़ इस वक्त वही है जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर अताउर रहमान, कि सर्दियाँ आ रही हैं, फ्लू ज़्यादा हो जाएगा, सांस की बीमारियाँ जो है बढ़ने लगेंगी, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या वही अलामात जो पहले बताई गई थी कोरोना वायरस के हवाले से अवेयरनेस कैंपेन थी, क्या वो अलामात तो जाहिर नहीं हो रही हैं, और जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा हमें एहतियात करनी होगी, फिलहाल दूसरा हल नहीं है क्योंकि वैक्सीन भी नहीं है। इस वक्त देखिए अमेरिकी सदर जो ट्रंप हैं, उनके वायरस में मुब्तला होने से अब ये तो नहीं रहा कि ये तो जी कोई नंबर गेम चल रहा है, ये तो कोई साजिश चल रही है, अब दुनिया पूरी इसका शिकार। मैंने अभी भी लोगों से बातें सुनी हमजा, और मुझे यकीन नहीं आता जब लोग ये कहते हैं कि नहीं जी ये वो बस भी बनाई हुई बातें हैं, तो उन्हें आपको यकीन दिलाना पड़ता है कि बताते हैं ना अपना एक्सपीरियंस कि आपको यानी इसके लिए आपको अच्छा लगेगा जब आप खुदा न खास्ता इसका शिकार हो तो माने आप। डोनाल्ड ट्रंप खुद नहीं मान रहे थे, सारी दुनिया इसका शिकार हो रही है, और डोनाल्ड ट्रंप का हुई ना शिकार होना अब इस चीज को साबित कर गया है कि वायरस इज रियल एंड टेक दिस थ्रेट फॉर रियल। इसको आपने बहुत सीरियस लेना। बिल्कुल, और आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर इसकी जल्द तशखीस हो, आप अपनी खुराक अच्छी करें, आप एहतियात करें, अगर आप कोरोना वायरस में मुब्तला भी हो रहे हैं, आप मेडिकेशन पर जाएं, तो जल्दी अगर आपने ये इकदाम किए, इसको आप इतने केयरलेस ना हो जाए कि अच्छा ये तो आम जुकाम है, मुझे कुछ नहीं होगा, तो फिर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और कोशिश करें कि अगर आपको थोड़ा सा भी फील हो तो अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, जहाँ पर आप काम करते हैं, उनसे फासला ज़रूर रखें। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है कि अगर आप में अलामात हैं तो वो दूसरे को उससे कोई नुकसान ना पहुँचे। मेरा ख्याल है कि हमजा की सारी गुफ्तगू के बाद हमें ज़रूरत तो नहीं रहेगी कि हम किसी वायरोलॉजिस्ट से बात करें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मेरा ख्याल है हमें आगे चलना चाहिए अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जहाँ पर हम चूँकि बात कर रहे हैं अपनी वेलफेयर की, कॉमन वेलफेयर की, हमारी मुल्क की तरक्की और खुशहाली जो है इसका दारोमदार एक बड़े बेसिक यूनिट पे है, हमारी एक यकजहती पे है, हमारी एक दूसरे के साथ इत्तेहाद पे है, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का फरमान भी है ना, इत्तेहाद ईमान तंजीम। बहुत सारे लोग उसे ईमान इत्तेहाद तंजीम भी कहते हैं। जिस तरह से भी आप उसे कहें, इत्तेहाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन अब लग रहा है कि उस पर कुछ चोट पड़ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, और इत्तेहाद तब ही कायम रह सकता है, जैसे आपने जिक्र किया कौमी यकजहती की हम बात करें, हम लिसानियत में ना पड़ जाएं, हम जो मुख्तलिफ तफरके हैं उनके अंदर बट ना जाएं, तभी हो सकता है। लेकिन अब हमारी सियासत जो है कुछ हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन उसको ये हम क्या कह रहे हैं और इसका मतलब क्या है, ये जानने के लिए आपको कुछ बातें सुननी पड़ेंगी। यकीनी तौर पर आपकी नज़रों से भी ये बयानात गुजरे होंगे, लेकिन पहले आप ये सुन लें कि हम ये क्यों बात क्यों कर रहे हैं, और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तुमने शहबाज शरीफ को नहीं, पंजाब की खिदमत को पाबंद सलासल किया है। तुमने शहबाज शरीफ को नहीं,
भाइयों, लाहौरियों, मैं तुम्हें मुखातिब करके कहता हूं कि पंजाब की पग को दाग नहीं लगने देना। मैं तुम्हें मुखातिब करके कहता हूं, पाकिस्तान की वहदत, जमहूरियत की आबरू, आइन की हुक्मरानी, अहले पंजाब, इस बार आपकी जिम्मेदारी है अपना किरदार अदा करें पुरअमन अंदाज में। बिल्कुल जी, आप इसको ये लाहौर की रैली कह लें या जलसा कह लें जो नून लीग ने इसका इनेकाद किया था, उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक खिताब कर रहे थे शुरका से, और पंजाबियों लाहौरियों तक तो चलो ठीक है, पंजाबियों की बात हो रही थी। अब अगर इसकी तौजीह ये निकाली जाए, क्योंकि हम पंजाब में खिताब कर रहे थे तो ये बात कर रहे थे, लेकिन जो बातें थी आपको याद होगा, जाग पंजाबी जाग का भी एक नारा मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से लगाया गया था, जिस पर बहुत तनकीद हुई थी, और अब फिर मामला शायद उसी तरफ जा रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही हमजा कि हमने देखा कि वो जिसे चारों सूबों की जंजीर, हाँ जी, बेनज़ीर कहा जाता था, और उसकी वजह ये थी कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत, उसकी पजीराई, उसकी आवाम के दिल तक जो रसाई है वो मुमकिन थी। लेकिन फिर जैसे ही उन्होंने खुद को सिंध तक महदूद करना शुरू किया और बाकी सूबे जो है उनसे निकलना शुरू किया, तो वो जो एक विफाक की अलामत थी, वो जो एक यकजहती की अलामत, वो ख़त्म हो गई। 18वीं तरमीम के बाद से ना ये सूबा सूबा वाला मामला जो है ना, ये कुछ ज़्यादा जड़ पकड़ता चला जा रहा है। 1988 में तो 18वीं तरमीम नहीं थी, आप देख लें, तब भी तो जाग पंजाबी जाग के नारे लगे। वो उस वक्त के डायनामिक्स कुछ और थे, लेकिन अब आके ना हर पार्टी को ये समझ आ गई है कि अगर हम एक वफाक में नहीं भी जाते हैं तो एक सूबा अगर हम अपना जो है वो इंटैक्ट कर लेते हैं और उसको सिक्योर कर लेते हैं, तो भी हम बहुत सारी चीज़ों के साथ जो है वो प्ले कर सकते हैं, बहुत सारी हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, अपनी सियासत को बचा सकते हैं। शायद ये एक डिफेंसिव पॉलिसी भी है या ऑफेंसिव पॉलिसी है, हमने इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे बात करते हैं। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा कि मुस्लिम लीग जो नून की क़यादत है वो फिर एक सियासत में आगे बढ़ रही है, एक कदम आगे बढ़ा रही है, लेकिन ये जलसे में कम हाज़िरी रही। उसके बाद ये जो बातचीत की गई ख्वाजा साद रफ़ीक की, वो आपने भी सुनी। क्या लीगी हामी कुछ मायूस हुए हैं? और इस तरह की आवाज़ उठाना जो लिसानियत पर बेस करती हो, क्या ये दुरुस्त है? आप देख रहे हैं कि नफ़रत के अलावा कुछ निकलेगा इसका नतीजा? अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, कोई मुकर्रर के जलसे में कोई इस तरह का अज़हार ख्याल करता है तो इसे पूरी जमात की पॉलिसी नहीं कहा जा सकता, और जिस शख्स ने भी कोई इस तरह की गुफ्तगू की है तो मेरा ख्याल उसे कोई पसंदीदगी की नज़र से देखा नहीं जा सकता। पंजाब में कभी भी सूबाई असलियत जो है वो उसमें फैसलाकुन असर नहीं डाला कौमी सियासत पर, और पंजाब के लोग जो हैं वो कौमी के अंदाज से सोचते हैं, और उन्होंने लिसानी या तबकाती या यानी तासुब के इस बात से कभी नहीं सोचा। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून कोई बाकायदा इसे एजेंडे के तौर पर आगे बढ़ा सकती है और इससे उसकी कोई ताकत में इजाफा हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो उसके मनफी असरात भी मुरतब होंगे। बाकी जहाँ तक उस जलसे का ताल्लुक है तो वो जलसा जो है एक थोड़ा सा जलसा था, यानी कॉर्नर मीटिंग भी आप उसे कह सकते हैं, और उसे एक शहर की सतह के कारकुनों का इज्तिमा भी कह सकते हैं। तो ये एक आगाज है, इससे हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पहला जलसा जो है उसमें हजारों लोग शरीक होंगे, लाखों लोग शरीक होंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता एक मोमेंटम बनता है, और वैसे भी जो क्राउड पुलर है वो कोई बड़ी शख्सियत होती है, जैसे मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज शरीफ की बड़ी अहमियत है इस हवाले से, या पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो की अहमियत है इस हवाले से, जैसे खुद तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब की अहमियत है इस हवाले से। तो अगर बड़े लीडर जो हैं वो जलसों में मौजूद ना हो तो उनकी हाजिरी जो है वो काबिल रश्क नहीं होती। तो जो मुस्लिम लीग नून का जो जलसा था उसमें जो लोग मौजूद थे वो कारकुन थे, यानी वो उनके वोटर्स नहीं थे। तो इस लिहाज से हमें उनकी जो हैसियत है उसको अंडरमाइन भी नहीं करना चाहिए।
को सर ये भी बताइएगा, अब आपको मोमेंटम बनता दिखाई दे रहा है जिस मोमेंटम की आप बात करें, क्योंकि मरियम नवाज के मेरे ख्याल जलसों का भी ऐलान हो गया शेड्यूल का, उसके साथ साथ PDM 11 से 18, लेकिन उसका एक तंजीमी ढांचा भी बनता जा रहा है, वो बड़ी तेज़ी के साथ एहतजाज करने की तरफ भी आ रहे हैं, ग्रैंड अलायंस भी मुतहरक हो चुका है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? मुल्क की सियासत में ठंड बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी तरफ जो सियासी दर्जा हरारत जो है वो ऊपर जा रहा है। हर दफ़ा सर्दियों में हमारे साथ ऐसा होना कुछ लाजिम व मलजूम सा ही हो गया है। देखिए, ये जो आपका सवाल है, जो जो वक्त आगे बढ़ेगा इसकी परतें खुलती चली जाएगी। इस वक्त तो अपोजिशन बहुत सा सफर तय कर चुकी है और अब वो जलसों के जरिए से राब्ता अवाम जो है उसकी मुहिम चला रही है। उसके बाद क्या होगा, उसका दबाव कितना बढ़ेगा, हुकूमत का रद्द-ए-अमल उस पर क्या होगा, ये जो जो वक्त गुजरेगा तो हमें पता चलता जाएगा। इस वक्त तक हम ये तो नहीं कह सकते कि हुकूमत पर को बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा या अपोजिशन के मैदान में आते ही उसके छक्के छूट जाएंगे, लेकिन ये बात बहरहाल है कि अपोजिशन भी बराबर की ताकत है और अगर उसके मजमूई वोट गिने जाएं तो शायद बरसरे इख्तिदार जो कोलिशन है उससे ज्यादा हो जाए जी। इसलिए उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और वो अपना दबाव बढ़ा भी सकती है और हुकूमत को मुज़ाकरात पर मजबूर भी कर सकती है। यानी इसलिए हम तो यही तवक्को रखेंगे कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो भी मामलात हैं वो बातचीत के जरिए तय होने चाहिए और कोई दंगा फसाद जो है जी ठीक है शामी साहब, वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा कि इस तहरीक के हुकूमत के लिए कितनी ये तहरीक मुश्किलात लेके आती है। लेकिन एक ऐसी तहरीक जिसमें अपोजिशन तहरीक चलाना चाह रही हो, लेकिन जो आपके कायद हैं, जो आपकी जो क़यादत है वो मुल्क से बाहर बैठी हो, ऐसे हालात में अगर आपने जलसे जुलूस करने हो तो क्या अपने वर्कर को आप बाहर निकाल कर ला सकते हैं कि जब आपकी क़यादत यहाँ पर मौजूद नहीं है? तो वो कितना मुश्किल होगा खुसूसी तौर पर नून लीग के लिए? इसका इन्हिसार हालात पर होता है। आपने देखा कि एक ज़माने में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी बाहर थी और नवाज शरीफ साहब भी बाहर थे जी। लेकिन जो हुकूमत मुखालिफ जज्बात जो थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत के खिलाफ जो जज्बात थे वो मुनज़्ज़म होते गए और ताकतवर हो गए। और हमें दुनिया के कई और मुल्कों में भी देखा है कि क़यादत जो है वो मौजूद नहीं थी, वो बैरून मुल्क थी, लेकिन वहाँ तहरीकात जो हैं वो उनकी उठान जो है बड़ी मिसाली थी। और नवाज शरीफ साहब जो हैं अगर मुल्क के अंदर भी हों तो उनको जेल में जाना है, वो जेल में रहना है, उसको यहाँ तहरीक की क़यादत नहीं करनी। तो वो तो उनके जो इस वक्त उनके खिलाफ जो फैसले हैं और उनके खिलाफ जो अदालती कार्रवाई है उसकी मौजूदगी में आप ये नहीं कह सकते कि नवाज शरीफ साहब अगर मुल्क में हो तो वो तहरीक की क़यादत कर सकते हैं। देखना ये होगा कि उनकी नुमाइंदगी कौन और किस अंदाज में करता है और ये हमारी सियासी जमातें जो हैं किस अंदाज से अपने पत्ते खेलती हैं, तो इस बात पर ये मुनसर होगा आइंदा के वाक़यात। बिल्कुल सही, लेकिन ये भी तो बता दीजिएगा सर कि अब तो सियासत जो है वो गद्दार, मुल्क दुश्मन एजेंट, गैर मुल्की साजिश का हिस्सा, आलाकार, सहूलतकार, सिक्योरिटी रिस्क, ये तमाम बातें जो हैं ये तो मतलब अब आप कैसे देख रहे हैं कि इससे अगला स्टेप क्या होगा? मतलब जिस जगह पर आ गए हैं हुकूमत और अपोजिशन, इज दिस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न या आपस में मुसालहत के साथ, मुफाहमत के साथ कारोबार रियासत को चलाना मुमकिन होगा? और ये गद्दारी के बाद, फतवों के बाद अब व्हाट नेक्स्ट, क्या होने वाला है? लेकिन तवक्को की जानी चाहिए ये एक मरला जो है आर्जी होगा और अबूरी होगा और हमारे सियासी रहनुमा जो हैं वो होश के नौखल लेंगे, खा वो अपोजिशन में हो खा वो हुकूमत में हो। और ये जो गद्दारी के तमगे बट रहे हैं और जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, अवामी सतह पर अगर आप जाएं तो इनकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है और माजी में भी जो इस तरह के इल्ज़ामात लगे हैं उसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला। तो एक मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात जिसने 1 करोड़ से ज़्यादा वोट लिए हों उसके बारे में
यानी मुल्क दुश्मनी के इल्जाम आयद करना। आप सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब की, जो उनका नुक्ता नज़र है उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, जो उनकी हिकमत अमली है उस पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ये बात जो है उनके वोटर्स जो है वो इसको तस्लीम करने पर तैयार नहीं होंगे कि उनकी जो हुब्बुल वतनी है उसके बारे में शुकूक शुबात पैदा हो सकते हैं या वो मुल्क के मुफादात का कोई सौदा कर सकते हैं। ये कोई अच्छा अंदाज़ सियासत नहीं है। और बड़े इल्ज़ामात मौजूद हैं और बड़ी सियासी हकीकतें मौजूद हैं जिनके जरिए से एक दूसरे को जिच किया जा सकता है। तो इस तरह की अगर इल्जाम तराशी से गुरेज किया जाए तो जी ठीक है। मुजीबर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। यही बात वो भी कर रहे थे फरा के जो गद्दारी के अलकाबात होते हैं ना, इनसे नवाजना किसी को तमगे देना कोई नई बात भी नहीं है और अच्छी बात और कोई अचंभे की बात भी नहीं है। लेकिन थोड़ी सी परेशानी की बात ज़रूर है कि अगर हम आज तक वक्त की उस गर्दाब से नहीं निकल पाए हैं तो ये भंवर जो है ये हमें कहाँ तक लेके जाएगा। हमें मतलब आगे निकलने, आगे की तरफ चलना है या फिर पीछे ही जो किया हुआ है जो तारीख है उसी को दोहराते रहना। तारीख कितनी दफ़ा खुद को दोहराएगी और हर दफ़ा दोहराने के बाद हम कितनी दफ़ा वही नतीजा लेकर लर्न करेंगे कि दिस इज़ नॉट द राइट वे। देखिए हम मतलब कि बात कर देते हैं, चाहे ऑपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि उसको साबित करना पड़े। साबित करने वाला तो चक्कर ही नहीं है यहाँ पर कि इस बात को साबित भी करना है। बस इल्ज़ाम लगा दिया, वो बात हुई, कुछ दिन खबरों में रही, उसके बाद वो बात फना हो गई, ख़त्म हो गई और बाद में जब चाहा फिर से उस आग को भड़का दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, जैसे मुजीबर रहमान शामी साहब भी कह रहे थे ना कि ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम, एक दूसरे की किरदार कुशी, उससे बढ़कर एक दूसरे के ऊपर जो है वो बिल्कुल मुल्क दुश्मनी गद्दारी का लगा देना, ये तमाम बातें क्या अवाम को उनका पेट भरती हैं? हमारे तो एक सूफ़ी शायर जो है उनका जो थॉट है उसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि 4 बुनियादी अकायद आप इस्लाम के जो है वो गिने, जिनमें से एक रोटी है, सबसे पहला रोटी है। अगर रोटी ना हो तो बाकी सब भी इंसान जो है वो भूल जाता है। इस रोटी पर और महंगाई पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक भी लेंगे। उसकी हम बात नहीं सुनते और बाकी चीज़ों की इशू पर बात करेंगे, लेकिन पहले ब्रेक पे। देखा, असल इशू पे बात करने से पहले भी ब्रेक चाहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और अगर आपकी इजाज़त हो तो अब हम असल बात असल मसला फराद आप बिल्कुल इसको शुरू करें और बताएंगे जी कि असल मसला है क्या। असल मसला ये है कि पेट ना पइयां रोटियां ते सबे गल्लां खोटियां। मतलब पहली बुनियादी जो इंसान की ज़रूरत है वो है रोटी। और फिर जैसे बहुत सारी हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नारा लगाया, कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, ये तमाम वो बुनियादी चीज़ें हैं जो किसी भी इंसान का हक है और लोगों की उम्मीद भी है आवाम से। आवाम ने ये सोचा और चाहा कि उनके दिन बदलेंगे, उनके हालात बदलेंगे, खुशहाली आएगी, मुल्क में अमन आएगा, सुकून आएगा, चीज़ें जो है इनकम बढ़ेगी, तालीम मिलेगी, सेहत मिलेगा, रोजगार मिलेगी। लेकिन मिलना तो दूर की बात, जो मिलता था इस वक्त उसके भी लाले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। हमारे जो नुमाइंदगान है मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनके शहर में इस वक्त कितनी महंगाई है। फ़हीम अमीन लाहौर से मौजूद है, शराज अहमद कराची से मौजूद है और इकराम होती इस्लामाबाद से मौजूद है। सबसे पहले इकराम होती के पास चलते हैं, इस्लामाबाद में मौजूद है। इकराम होती, बताइएगा कितनी चीज़ें महंगी हुई हैं, कितनी अशिया सस्ती हुई हैं और इस्तेहकाम कितनी अशिया में रहा? जी देखें, ये सितंबर में कहा जा रहा था कि ये जो महंगाई की शरह है ये 8.457 है, लेकिन अब जो महीना चढ़ा है इसमें 9.43 हो गई है। इसका मतलब ये तकरीबन 1% महंगाई बढ़ गई है। लेकिन इसका असर इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा पड़ा है जो खाने पीने की अशिया हैं। जो सब्जियां हैं वो 30% महंगी हो गई हैं, प्याज 14% महंगा हो गया है, चिकन 18% महंगा हो गया है, टमाटर 44% महंगा हो गया, हालांकि अभी सीज़न चल रहा है टमाटर का। जितनी भी अशिया हैं, गोश्त हैं, 5 से 7 रुपए फ़ी किलो महंगा हो गया है, दोनों गोश्त, बड़ा और छोटा। आटा 5 से 7 रुपए फ़ी किलो महंगा हो गया और ये 1 महीने के अंदर हुआ है। ये जो महंगाई की शरह है इसकी 2 वजूहात बताई जाती हैं। एक कि जो सप्लाईज़ हैं वो कम हैं, नंबर 2
जो जितनी भी जो सरमायाकारी है वो कम हो गई है। अब सरमायाकारी कम हुई है तो कंपटीशन जो नहीं है, मोनोपोली बन गई है, उसमें ये हुआ है कि लोगों ने अपनी मनमानी शुरू की और गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो मोनोपोली पे नहीं रहा, सप्लाई साइड पे भी नहीं रहा, प्रोडक्शन साइड पे भी नहीं रहा। जो सप्लाई साइड की है वो मसला ये बन रहा है कि जो पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, उसकी वजह से ये महंगाई बढ़ गई है। जो सरमायाकारी की साइड है वहाँ पे ये है कि जो अशिया हैं, डॉलर की कीमत चढ़ने की वजह से अशिया महंगी हुई हैं और बैंकों से चूँकि कर्जा नहीं मिल रहा और अभी भी बहुत महंगा है कर्जा, तो उसकी वजह से लोग सरमायाकारी नहीं कर रहे सप्लाईज में। इसकी वजह से जो सब्जियां हैं, गोश्त हैं, खाने पीने की दीगर अशिया हैं वो महंगी हो रही हैं। इसके अलावा जो अशिया खुराक की हैं वो प्रोसेस्ड हैं और फैक्ट्रीज में बन रही हैं, वो शायद इस वजह से महंगी हो रही हैं कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो हैं वो अभी इतनी कम नहीं हुई। दूसरा ये है कि डॉलर महंगा होने की वजह से इंपोर्ट प्राइस जो है वो बहुत महंगी हो चुकी है। ठीक है, लेकिन हम आएंगे लाहौर जिसे कहते हैं ना कि गरीबों का गरीब परवर शहर भी है, कराची भी है और लाहौर भी है यहाँ पर, लेकिन क्या सूरत हाल है फ़हीम अमीन? लाहौर में भी यही हालात आपको दिखाई दे रहे हैं और हम इस वक्त बेसिक अदरक, टमाटर, प्याज, सब्ज़ी, तरकारी, इन चीज़ों की बात कर रहे हैं कि ये जो आम गरीब आदमी के हर रोज़ की 2 वक्त की रोटी है उसके मामलात कितने मुश्किल हो गए? बिल्कुल शुक्रिया फरा, आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो गरीब की रोटी से किया था। तो लाहौर में रोटी कैसे मिल रही है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि लाहौर शहर में से आटा जो है वो नापैद हो चुका है। आम करियाने की दुकानदार जो हैं उन्होंने तो आटा रखना ही छोड़ दिया है। सरकारी नर्ख जो है वो 820 830 रुपये हैं, लेकिन इस वक्त लाहौर में आटे का थैला जो है वो 20 किलो का वो 950 से 1000 के दरमियान मिल रहा है। शहरी ये भी कहने पर मजबूर हो गए हैं कि आटे की अदम फरामी के बायस कि आटा जो है अगर पेट्रोल की तरह ही जब पेट्रोल 70 रुपए था तो नहीं मिलता था और आटा जब पेट्रोल 100 रुपए पे गया तो सबको मिला, इसी तरह ही आटे की कीमत भी बढ़ा दी जाए ताकि मिल तो जाए कम से कम। अब साथ हम बात कर लेते हैं सब्जियों की। इस वक्त लाहौर शहर में टमाटर जो है वो 120 से 130 रुपए किलो में दस्तयाब है। प्याज की कीमत जो है वो 70 से 80 रुपए किलो पे पहुंच चुकी है। गोभी जो है वो तकरीबन 80 से 90 रुपए पे पहुंच चुकी है और यही सूरत हाल जो है वो दीगर सब्जियों की है। सबसे अहम चीज जो है अदरक और लहसुन जो है ये तो आवाम की पहुंच से बिल्कुल ही बाहर हो चुके हैं। तकरीबन 600 से 700 रुपए में अदरक मिल रहा है, 200 से 300 रुपए में लहसुन मिल रहा है। अभी ये मौसमी सब्जियां हैं और मौसमी सब्जियों की कीमतें जो हैं वो इस कदर ज्यादा हैं तो लोग खरीदारी से एकदम दूर हो गए हैं कि सिर्फ इंतहाई जरूरत के टाइम ही चीज खरीदी जा रही है। ठीक है, लेकिन प्राइस कंट्रोल कमेटियां, जिले इंतजामिया, कोई इस तरह से हुकूमत की तरफ से इकदाम, अगर आप कह रहे हैं कि हुकूमत की तयशुदा कीमत और मार्केट में जिस कीमत पे दस्तयाब है उसमें इतना फ़र्क है, तो इसके बारे में कोई इकदाम भी किए जा रहे हैं? जी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, प्राइस कंट्रोल कमेटियां, ज़िले इंतज़ामिया, ये तमाम के तमाम सिर्फ दावे हैं। रोज़ाना शाम को 6 बजे एक रिपोर्ट जारी की जाती है कि ग्राम फरोशों के खिलाफ 12 मुकदमा दर्ज कर लिए गए, 15,000 का जुर्माना भी कर दिया गया। उसके अलावा कोई कारकर्दगी किसी जगह पर नजर ही नहीं आती। खास तौर पर जो सब्जियां हैं उनकी कीमतें सरकारी नर्ख से जी ठीक है। फ़हीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, कराची में मौजूद हैं शहराज अहमद, उनसे जानेंगे। जी शहराज, बताइए कराची में क्या सूरत हाल है? क्या कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल है लाहौर और इस्लामाबाद से या सूरत हाल एक जैसी है? जी बिल्कुल, कराची में भी सूरत हाल इस्लामाबाद और लाहौर जैसी ही है। वैसे तो हम एग्रीकल्चर स्टेट कहलाते हैं, लेकिन ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हमारे यहाँ अजनास की जो शॉर्टेज है वो बढ़ती जा रही है। सब्जियाँ हों, दालें हों या गोश्त हो, सभी की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं और शहरियों के लिए इस वक्त खाने पीने की अशिया खरीदना भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है। कराची के हवाले से, प्राइसिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता 3 माह के दौरान प्राइसेस में सिर्फ इंक्रीज ही देखा जा रहा है, किसी चीज़ में कमी होते हुए कहीं भी हमें दिखाई नहीं दी। आटे की कीमत भी आज 5 रुपए इजाफे के बाद 75 रुपए किलो हो चुकी है, जबकि दालें भी 10 से 15 रुपए किलो वो महंगी हो चुकी हैं। सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो सब्जियों की कीमतें भी इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। तमाम तर सब्जियां, चाहे वो मौसमी सब्जियां हों या रोजमर्रा इस्तेमाल में आने वाली आलू, प्याज, टमाटर, सभी की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। कीमतों के हवाले से अगर बात की जाए तो फी किलो टमाटर जो है इस वक्त मार्केट में 160 रुपए किलो तक
पहुंच चुका है। प्याज 70 से 80 रुपए किलो, आलू जो 35 रुपए किलो में मिलता था अब 50 रुपए किलो हो चुका है। इसके अलावा भिंडी 160 रुपए 140 रुपए इस हिसाब से यहाँ मिल रही है। करेले की कीमत 120 रुपए किलो हो चुकी है, जबकि ही महंगी हो रही है। हमारे हमने एक दफा पहले पूछा था, मीडिया ने तो हफीज शेख साहब ने बताया था टमाटर की कुछ और कीमत। हाँ, अब पूछा जाए जब कि क्या आटे दाल का भाव मालूम भी है कि नहीं मालूम है, जो लोग फैसला करते हैं। अभी तो और भी चीजें महंगी होने जा रही हैं। बिजली 1.62%, कमर्शियल सनती यूनिट के लिए 2.63 और गैस जो 15% महंगी। अभी ये काबीना असर किस पे आएगा? असर तो उसी पे आएगा जिसने खरीदना है, वो लोग तो चीजें महंगी कर देंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छी खबर की बात भी कर लेते हैं। अच्छी खबर जो है ना वो ये है कि जिसे कहना चाहिए हमारी टैक्स कलेक्शन उसमें बेहतरी हमें दिखाई दी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस साल पहली सहमाही में हदफ से ज़ायद महसूलात जमा कर लिए हैं, जो कि एक अच्छी गुड न्यूज़ और बहुत एक जो है ना कारकर्दगी अच्छी जा रही है FBR की। और एलामिया जो जारी किया गया है उसमें यह कि इदारे ने रवा माली साल की पहली सहमाही में 1 खरब 4 अरब रुपए के महसूलात जमा किए हैं, जो तयशुदा जो हदफ था उससे 34 अरब ज़्यादा हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशफाक हसन साहब, माहिर मौशियात हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, FBR ने पहली सहमाही में तो टारगेट जो है उससे ज़्यादा अचीव कर लिया, टारगेट पूरा कर लिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो 4,963 अरब रुपए जो हैं वो अगले 9 माह में भी हासिल करने। अगर हम इन 1,004 अरब को देखें तो फिर तो हम अगले 9 माह में शायद 4,000 अरब जो है इकट्ठे कर पाएंगे। तो क्या शॉर्टफॉल होगा या आप समझ रहे हैं कि इस दफ़ा जो टैक्स हमने टारगेट किया है सेट वो अचीव कर लेंगे? आई एम ग्रेटफुल। फर्स्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस माशाल्लाह बहुत बेहतर रही है और मैं मुबारकबाद देता हूँ। अभी देखें कि टारगेट बड़ा ज़रा एम्बिशियस है। हमें पूरे माली साल में 4,900 अरब से ज़्यादा इकट्ठा करना है। तो होपफुली कि FBR जो है इसी तरीके से अगर टारगेट से ज़्यादा अचीव करता रहा तो उम्मीद है कि वो ये टारगेट अचीव कर लेगा, लेकिन ये बड़ा डॉन्टिंग टास्क होगा FBR के लिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी आप देख रहे हैं कि माशाअल्लाह मुल्क में एक स्टेबिलिटी है और कहीं पर हाराकानी नज़र नहीं आ रही है आपको। हमारा प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है। सीमेंट के सेक्टर में काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, टेक्सटाइल में काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये इतनी स्टेबिलिटी जो नज़र आ रही है वो क्यों है? उसकी वजह यह है कि IMF का प्रोग्राम अभी सस्पेंडेड है हमारा, जिसकी वजह से वो हाराकारी रुकी हुई है। जिस दिन हम IMF के प्रोग्राम के दोबारा शेयर ले गए तो आप देखेंगे कि गैस की कीमतें बढ़ना, बिजली की कीमतें बढ़ना, उसके बाद जब गैस और बिजली की कीमत बढ़ेगी और ये हुकूमत वक्त खुद बढ़ाएगी तो इससे अफरात ज़र की शरह बढ़ेगी। जब अफरात ज़र की ज़रा बढ़ेगी उसकी शरह तो स्टेट बैंक फॉरेन इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। लेकिन ये जो स्टेबिलिटी है वो सिर्फ इसलिए है और जो बेहतरी भी आपको नज़र आ रही है वो सिर्फ ये है कि IMF का प्रोग्राम इस वक्त सस्पेंडेड है। वो तो पैंडेमिक ने हमें बचा लिया, लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, पैंडेमिक ने हमें बचाया है, वरना ये हाराकारी से और भी पाकिस्तान की मैशत तबाह हो जाती। तो सर ये कब तक खुद फरमाया कि बचा लिया है, तो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि प्रपोज तो कर रही है गवर्नमेंट 1.62% बिजली महंगी करनी घरेलू सार्फिन के लिए, इसी तरह कमर्शियल के लिए 2.63 और 15% जो है वो गैस महंगी करनी। तो आपके ख्याल में ये इजाफी टैक्सेस का बोझ अवाम पे लाद कर अगर टैक्स महसूलात जो हैं वो पूरे कर भी लिए जाएंगे तो ये इसका नताइज क्या होंगे? और उसके हवाले से क्या ऐसा ख़ास आपने बताई दी है कि सिर्फ पेंडेमिक वो वजह है जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन में कामयाबी हुई है, या और भी कुछ तरसीलात ज़र का सिलसिला भी बेहतर रहा, कुछ और भी चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से FBR जो है वो टैक्स कलेक्शन में कामयाब रहा? देखिए बात यह है कि पिछले बहुत सालों से FBR अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकता था। उसकी वजह यह है कि हम एक तो यह है कि इर्रेलेवेंट सा टारगेट दे देते हैं उनको, जो दिल है हमने दे दिया कि भाई ये बस ये तुम्हारा टारगेट है।
और वो उसको पीछे लग जाते हैं, वो पकड़ करते हैं, उधर मार धाड़ शुरू हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि एक हैजानी सी कैफियत मईशत में हो जाती है, जिसकी वजह से मईशत सुस्त रवि का शिकार हो जाती है और फिर रेवेन्यू नहीं मिलता है। तो अब ये जो है ये टारगेट जो अभी रखा गया, उसके बाद फिर क्या होता है, जब टारगेट अचीव करना हो तो फिर हम रिफंड रोक रहे होते हैं। अब देखें ना, अभी आहिस्ता आहिस्ता पता हमें चल रहा है, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी या नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस जो है, वहाँ पर जब पेश होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो है प्राइवेट सेक्टर के, वो $500 ट्रिलियन के करीब हुए हैं, 500 अरब से ज़्यादा पैसे रोके हुए हैं। तो अगर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैंने एक एक्सपोर्ट किया है, उसके बाद मुझे रिफंड मिलना है, क्योंकि मेरे जितने भी मैंने अपने इनपुट्स खरीदे हैं वो ड्यूटी उस पर माफ होता है, ज़ीरो होता है, लेकिन खरीदते वक्त जो है मुझे ड्यूटी देना पड़ता है। तो जब मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ और बता देता हूँ कि भाई ये मेरे प्रोसीड्स हैं, ये एक्सपोर्ट्स हैं, तो मुझे वो वापस कर। ये बताइए कि जो टैक्स कल्चर है आज तक पाकिस्तान में परवान क्यों नहीं चढ़ सका है? जब हुकूमत इस्लाहात की भी बात करती है तो इस्लाहात ला क्यों नहीं पाती, फिर इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं उसी पर इन्हिसार करना पड़ता है? देखिए, बात यह है कि दुनिया में कोई भी शख्स, चाहे अमेरिका जैसे मुल्क को भी ले ले, जहाँ पर उनका इंटरनल रेवेन्यू सर्विस आते हैं, बड़ी दहशत की अलामत है वो, वहाँ पर भी लोग टैक्स इवेट करते। आज तक हमें पता चला डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कितने टैक्स किए हैं। एक अखबार ने इत्तला दी कि उन्होंने सिर्फ $750 अपने टैक्स दिए हैं, जिसको उन्होंने कहा कि नहीं, ये सही नहीं है। तो जो सही क्या है वो कभी उन्होंने नहीं बताया। हमारे यहाँ भी यही कैफियत है, आराम से कोई टैक्स नहीं देता, लेकिन उसकी वजह यह है कि जो टैक्स नेट में आ गया उसकी जान को आ जाती है। तो लोग टैक्स नेट में आ गया उसकी जान को आ जाती है। अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक की जानिब जाना है, स्टे विद अस। सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और सबसे पहले टॉप स्टोरीज पर नजर डालेंगे। जहेज की लानत ने लाखों बहनों और बेटियों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। वफाकी हुकूमत का जहेज और दुल्हन के तहफ़ एक्ट में तरमीम का फैसला। दुल्हे की जानिब से जहेज की तलब और नुमाइश पर पाबंदी की सिफारिश। चिड़ियाघर ऐसे कैद खाने जहां जानवर बगैर किसी गलती के जिंदगी भर कैद। पाकिस्तान के चिड़ियाघरों में जानवर बेबसी की मुंह बोलती तस्वीर बन गए। इंतजामिया की नाअहली और अदम तवज्जो के बाइस कीमती जानवरों की हलाकतें जारी। आज दुनिया भर में असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। असातिज़ा को इज्जत देने वाले मुआशरे ही तरक्की की राह पर गामजन अपने टीचर्स का शुक्रिया अदा करें, जिन्होंने आपको इल्म की रोशनी से मुनव्वर किया। जी सबसे पहले हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं हमजा, ये हम कहने को तो मुसलमान हैं, लेकिन अमली तौर पे उसका सबूत हमारे माशरे से, हमारी माशरती रिवायात से, रस्म व रिवाज से, हमारे अंदाज से नहीं मिलता। ये अफसोस और बदकिस्मती की बात है। जहेज़ की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा नासूर है जिसने हमारे माशरे को कैंसर की तरह उसमें फैल भी चुका है, चाट भी लिया। इसकी वजह से लाखों ऐसी बेटियाँ हैं, बहनें हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो सकती। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं। लेकिन फ़रा बात की जाए कि जब हम बरे सगीर में रहते थे ना, तब के ये जो तवहमात थे वो भी अभी तक हमारे माशरे के अंदर है, और इस तरह की जो रस्में थी वो भी अभी तक पाई जाती हैं। और जिसके बाद ऐसा हुआ कि लोग बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह क्या है जी? हमारे पास पैसे नहीं है, हम जहेज़ नहीं बना सकते हैं। और लड़के वाले जो हैं वो इतनी डिमांड्स रख देते हैं, और फिर जिनकी शादियां हुई, कई लड़कियों को इस वजह से तशद्दुद का शिकार किया गया कि जहेज नहीं लेके गई, मुतालबात किए गए, बहुत सारी तलाकें इस वजह से हो गई कि तुम लेकर क्या आई हो, जाओ जाके कुछ और लेकर आओ, जाओ मोटरसाइकिल लेकर आओ, जाओ गाड़ियाँ लेकर आओ। तो ये एक ऐसा रवैया है जो हमारे माशरे में है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अभी हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ये पहले हम आपको अपने ब्यूरो चीफ जो हैं सुहेल भट्टी साहब,
उनसे मिलवाएंगे और वो हमें बताएंगे कि ये जो एक तरमीमी एक्ट, इम्तनाए जहेज़ एक्ट 1976, इसमें तरमीम का जो फैसला किया गया है, ये क्या एक्ट है, इसमें क्या तरमीम की गई है? भट्टी साहब, इस बारे में हमें बताइएगा। जी फरा, मामला ये कि बहुत सी ऐसी रवायात हैं जो कि हमारे मुआशरे का हिस्सा बन चुकी हैं गुज़िश्ता कई सदियों से। गलत रवायात हैं जिसकी वजह से हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि वक्त गुजरने के साथ माजी की फरसूदा बहुत सी रवायात को मुख्तलिफ कवानीन के तहत ख़त्म भी किया गया है। उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने 1976 में जहेज़ और दुल्हन के तहाइफ से ममानियत एक्ट 1976 बनाया था, लेकिन उसके ऊपर बहुत इफेक्टिवली कभी अमल दरामद नहीं हुआ। वजारत मजहबी अमूर ने कुछ माह कबल ये सिफारिश की कि अब हम देखते हैं कि अब बड़े शहरों में बिलखसूस और छोटे शहरों में भी जहेज़ की लानत बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है और अब लड़के की जानिब से, दूल्हे की जानिब से मुँह चढ़ कर मुतालबा किया जाता है बहुत सी कीमती तहाइफ का, बहुत सी कीमती चीज़ों का, जिसकी वजह से जो दुल्हन के लड़की के वालिदैन होते हैं उनके लिए बेपनाह मुश्किलात का सामना होता है और बहुत से रिश्ते नहीं हो पाते। तो मुआशरे के अंदर भी बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक मुअस्सर कानून लाना ज़रूरी है जिसकी डेटरेंस से लोग इस प्रैक्टिस को ख़त्म कर सकें। अब ये एक वजारत मज़हबी अमूर की सिफारिश पर एक समरी काबीना कमेटी को अरसाल की गई है, जिसमें ये सिफारिश की गई है कि पहली बात तो ये है कि दुल्हे की जानिब से जहेज़ तलब करना खिलाफ कानून होगा और अगर कोई भी लड़की, उसके वालिदैन अगर ये किसी पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे, कार्रवाई होगी और 1 साल तक सजा होगी, जेल में रहना पड़ेगा। तो ये डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है। उसके साथ दूसरी शिक, किसी मुजवजा तरमीमी बिल की दूसरी शिक ये है कि दुल्हन को जहेज़ या तहाइफ 4 तोले सोना या 4 लाख रुपए माली से ज़्यादा का आप नहीं दे सकते। और उसके साथ साथ जो हम देखते हैं कि हमारी शादी की तकरीबात पर बेतहाशा खर्चात सामने आते हैं और मुआशरे के अंदर अपनी एक कहते हैं अपनी ठाट बाट को, ज़ाहरी नमूदो नुमाइश को बरकरार रखने के लिए लोग भारी कर्ज लेते हैं और फिर अपने बच्चों की शादी पर खर्च करते हैं। उस हवाले से भी इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जा रही है कि आप शादी के जो खर्चात हैं वो भी 4 लाख से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बहुत से सवालात उठे हैं इस बिल के बाद जो आइंदा इसका इतलाक पूरे मुल्क पे हो रहा है, नाफिजुल अमल हो। देखिए वफाकी हुकूमत किसी भी कानून का पूरे मुल्क के ऊपर उस वक्त तक कुछ मामलात के अंदर वो नफाज नहीं कर सकती जब तक सूबे भी उसके ऊपर कन्विंस ना हो। इस मामले में सूबे कन्विंस जरूर हो गए, लेकिन चूंकि ये इंडिविजुअल की जिंदगियों से मुतल्लिक एक कानून है, ये पहले मरले में वफाकी दारुल हुकूमत की सतह के ऊपर वफाकी हुकूमत इसे नाफिज करेगी। तमाम सूबे ऑन बोर्ड हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा सब। जी ठीक है। ताहिरा हबीब साहिबा भी हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। ताहिरा साहिबा, जैसे आपने भी सुना कि इम्तनाए जहेज़ एक्ट 1976 तो मौजूद था, अमल दरामद तो उस पर भी नहीं हुआ, अब तरमीम कर दी गई, अच्छा किया, लेकिन क्या अमल दरामद भी मुमकिन होगा? आप समझती हैं ये जो एक वीक एरिया है इस पर कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? जी बहुत शुक्रिया। 1976 का कानून है, इसमें देखा जाए तो इसमें इनबिल्ट बहुत से ऐसे मसाइल थे जिसकी वजह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन आसान नहीं थी। अब जैसा कि आपने एक लफ्ज़ बोला कि मौसर कानून होना चाहिए, ऐसा कानून जिसमें ऐसी कोई सुकम ना हो कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही पॉसिबल ना हो। तो एक तो बुनियादी बात यह है कि इसमें तरमीम की बहुत ज़रूरत थी और ये बड़ा अच्छा इक़दाम है कि उसमें तरमीम लाई जा रही है। लेकिन उसमें एक और चीज़ जिसकी बहुत हमें शिद्दत से कमी महसूस होती है वो हमारे सारे सिस्टम में, जब हम बहुत सारे चीज़ों में स्टेट की तरफ देखते हैं, लेकिन जब कवानीन बन जाते हैं तो उनके इतलाक़ का, जो उनको इम्प्लीमेंट करने का, उनके निफाज का सिस्टम जो है वो उसको लाते हुए, रूल्स बनते हुए बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो हमें इस पे जो ज़्यादा मेहनत करने की, ज़्यादा लॉबी करने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर ये इसमें तरमीम हो जाती हैं, एक मौसर कानून बन जाता है, तो उसको हमने निफाज कैसे करना है, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे टैक्स पेयर बेस तो बहुत वीक है। किस तरह से लोग अंदाजा करेंगे कि इस बंदे ने कितने पैसे खर्च किए शादी पे, कितने नहीं किए, अनटिल अनलेस कोई कंप्लेंट करता है और फिर आपको कि कंप्लेंट सिस्टम हमारा कितना वीक है। तो उसमें ऐसे जो तरीका हायकार जो है वो वज़ा करने की ज़रूरत है कि जिसमें इस कानून का इतलाक़ हो सके। और मैं एक बात और मज़ीद यहाँ इसमें इजाफा करना चाहती हूँ, आपकी बात को ही बढ़ाना चाह रही हूँ कि हमें डावरी वायलेंस स्पेसिफिक लॉ लाने की ज़रूरत भी है,
कि जब एक कानून ऐसा भी होना चाहिए पंजाब में, इसकी कुछ कोशिश हुई है लेकिन अब नहीं आ सका, कि जिसमें अगर जहेज ना लाने पे कोई वायलेंस होती है, जो कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है। हर 1 लाख औरत में से एक औरत जो है वो उसकी डेथ हो जाती है वायलेंस के नतीजे में। और 2000 कंजर्वेटिव जो एस्टिमेट है वो ये है कि 2000 औरतें हर साल पाकिस्तान में जो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक जहेज ना लाने पर या उनको बर्न कर दिया जाता है या उनको किसी ना किसी तरीके से मार दिया जाता है। बट ये तो एक्सट्रीम केस है ना, मेंटल टॉर्चर तो हर सूरत दिया जाता है अगर कोई आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक जहेज औरत नहीं लाती। तो मैं ये 2-3 पॉइंट सिर्फ मैं क्विकली आपको कहना चाह रही हूँ कि एक तो ये कानून में तरमीम हो गई, इसका मौसर इतलाक जो है उसके लिए रूल्स बनवाने की ज़रूरत है और उसको जहन में रखने की ज़रूरत है कि हमारा जो टैक्स पेयर है वो तो चंद एक लोग हैं। फिर उसके बाद है हमें एक ऐसा डावरी वायलेंस स्पेसिफिक लॉ लाने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा तो उनको भी, जैसे कि आपने ऑनर किलिंग का लॉ लेकर आए हैं, जैसे एंटी रेप लॉ है, इस तरह का एक लॉ बनना चाहिए। और तीसरी जो सबसे अहम बात है कि हमारे मीडिया को जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स और बड़ी बड़ी जो ग्लैमरस वेडिंग्स हैं उनको ग्लैमराइज करना बंद करना चाहिए। अगर हबीब साहब ये भी फरमा दीजिएगा, जैसे सुहेल भट्टी साहब ने कहा कि वो अगर इल्ज़ाम लगाया जाएगा तो FIR भी काटी जा सकती है। झूठे इल्ज़ाम को रोकने का भी तो कोई सिलसिला होना चाहिए ना। अब लड़की वालों ने लड़के को फंसाना हो तो वो कह दीजिए जहेज मांग रहे थे। और दूसरा, क्या लड़की वालों के लिए इतना आसान है पुलिस को इन्फॉर्म कर देना कि हमारे साथ ये मामला हो रहे हैं? कई और मॉरल प्रेशर्स, कुछ सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं, मॉरल प्रेशर तो खैर कोई भी नहीं होता। नहीं, बिल्कुल आपने जो ये बात की ये स्पॉट ऑन है। बिल्कुल सबसे बड़ा जो हमारे माशरे में मसला है वो यही है कि हमें जो समाजी रवैये हैं वो तो बिल्कुल नहीं हम बदल रहे, वो हम अपने आप से शुरू नहीं कर रहे। अब मैं यहाँ पे HRCP में गुज़िश्ता 4 साल से कंप्लेंट सेल को हेड कर रही हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ 5% औरतें, हमारे एनालिसिस के मुताबिक सिर्फ 5% औरतें ऐसी हैं जो कि कंप्लेंट कर पाती हैं, जिनको अपनी फैमिली से सपोर्ट मिलती है, जिनको कवानीन का इल्म होता है, जो रास्ते में आने वाली रुकावटें जो हैं उनको दूर कर सकती हैं। और जहाँ तक आपने FIR की भट्टी साहब ने बात की, तो इस वक्त हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ कंप्लेंट्स ऐसी हैं कि खातून पे कोई जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, उसने या उसके खानदान में से किसी ने FIR करवाने की कोशिश की तो उसको डिनाई कर दिया जाता है, उसमें मुश्किलात हैं, वो डिनाई कर दिया गया। ताहिरा साहब हमारे साथ मौजूद रही है, फारूकुल कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब बताइएगा, ये जो तजावीज़ दी जा रही हैं आप किस तरीके से इनको देखते हैं? फिर क्या इस्लाम में जहेज़ की इसकी गुंजाइश मौजूद है? और दूसरा, मुआशरे की इस्लाह किस तरह की जा सकती है कि जो मसाइल आते हैं, लड़के वाले जहेज तलब करते हैं, लड़की वालों को जहेज देना पड़ता है, वो इस्लाह कैसे हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इस्लाम में जहाँ तक जहेज की गुंजाइश का सवाल है तो माँ बाप अगर अपनी मर्जी से अपनी बच्ची को ज़रूरत की चीज़ें देना चाहें तो इस्लाम ने पाबंदी नहीं लगाई। ठीक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा मखदूमा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को एक बिस्तर मुबारक, बर्तन और चंद ज़रूरी अशिया अता फरमाई थी। लेकिन इसको जहेज का वो नाम देना जो इस वक्त हमारे मुआशरे में है कि इस रस्म के बगैर कोई शादी नहीं हो पाती, इसमें फिर शराइत आयद होती हैं, इसमें बाकायदा इब्तदाई तौर पर डिमांड की जाती है कि ये अशिया भी शामिल हों। तो इस तरह की शराइत, इस तरह की डिमांड, ये शादी के लिए ज़रूरी समझना या शादी की बुनियाद करार देना, इसकी कोई हैसियत नहीं इस्लाम में। इस्लाम इसकी हौसला शिकनी करता है। कुरान और सुन्नत में ऐसी डिमांड की नफी की गई है और इसी तौर पर हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। लेकिन मुफ्ती साहब ये बात के ठीक है, दूसरी बात ये मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि मुझसे जिक्र किया गया कि इसकी इस्लाह की कोशिश कैसे हो सकती है। इसमें 2 बातें हैं। एक तो तरबियती निज़ाम। इस वक्त अभी तक हम अपने
मुसलमानों में इस हवाले से शऊर पैदा नहीं कर पाए। अगर हम तरबियत एक मकतब से लेकर मिंबर और महराब और मीडिया पर हुकूमत की जानिब से भी हो, अरबाब इल्म व दानिश की जानिब से भी हो, इसका भी असर होगा। और दूसरा, जो अभी देर आयत दुरुस्त आयत कानून साजी की जा रही है, ये बड़ी हौसला अफजा बात है और मैं समझता हूँ इसके बड़े पॉजिटिव असरात आएंगे अगर कानून पर अमल हो गया। और जो पेचीदगियाँ अभी आप जिक्र कर रहे थे, उन पेचीदगियों को दूर करने के लिए भी कोई गहरी फिक्र की गई तो इंशाअल्लाह इसके मस्बत असरात सोसाइटी पर ज़रूर वारिद होंगे इंशाअल्लाह। फरमा दीजिएगा कि मिंबर व महराब से भी इस फरीज़े की अदायगी कितनी ज़रूरी है, इसलिए कि मीडिया तो आगाही दे सकता है लेकिन जो असर और जो तासुर कायम होता है लोगों में जज़ा और सज़ा के हवाले से, मिंबर व महराब से जब एक मैसेज जाता है और उसकी ऑथेंटिसिटी, वो आप समझते हैं कि वो बखूबी किया जा रहा है और वहाँ पर ये काम जो है वो हो रहा है लोगों को ये आगाही देने का? आवाज़ उठती ज़रूर है, लेकिन जिस एतबार से आवाज़ उठनी चाहिए, जो ताकतवर और तवाना आवाज़ उठनी चाहिए, वो अभी किसी सतह पर नहीं। मैं समझता हूँ इस हवाले से सिलेबस में भी तरमीम की ज़रूरत है। बच्चों को उनके माइंड में ये बिठाया जाए, नौजवानों को पढ़ाया जाए, ताकि कल वो शादियों के मौके पर अपने वालिदैन से ये कहें कि अगर हमारे घर में पहले बेड मौजूद है तो एक फर्द और आ गया, हम एक बेड और ले लेंगे। बर्तन हमारे पास पहले घर में मौजूद है पकाने के लिए, वही हम यूज कर लेंगे। तो ये सारा कुछ नया मंगवाने की, डिमांड करने की क्या जरूरत है? तो सिलेबस से लेकर मिंबर और महराब, फिर मीडिया, फिर इदारों और ऐसे खुसूसी सेमिनार्स, एक तरबियत की पूरी कैंपेन है जिसको पूरे ताकतवर और तवाना अंदाज में करने की जरूरत है। ये रफ्ता रफ्ता इसको अरसा जरूर लगेगा। बिल्कुल ठीक है। तरबियत की एक मुकम्मल और भरपूर कैंपेन की तय मुफ्ती फारूक उल कादरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, ताहिरा हबीब साथ मौजूद थी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और फरा, बात बिल्कुल ठीक है, वो तरबियत की बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात मुफ्ती साहब ने की कि अगर पुराना बेड मौजूद है तो हमें नए की ज़रूरत नहीं है। वो तो आपको बताना चाहिए कि मतलब लड़का ये इनिशिएटिव, जितना अच्छा इनिशिएटिव लड़का ले सकता है ना, फिर उसको भी घुमा के औरत के ऊपर डाल देते हैं कि नहीं वो ससुराल वाले क्या हैं। अगर मर्द ये इस बात पे कायम हो कि उसे जहेज नहीं लेना तो उसे ना माँ बाप ना मुआशरा कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मर्द को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपने रोल को और जिम्मेदारी को समझे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मर्द को इसमें, और मर्द तभी ऐसा कर सकता है अगर उसके माँ बाप ने उसको ये बात सिखाई होगी तो वो इस चीज़ को बुरा समझेगा। तो माँ बाप पे ये जिम्मेदारी है कि ये अपने बेटे को समझाएं कि ये चीज़ कितनी बुरी है, ये नहीं लेना। तो माँ बाप की जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, और ये बहुत अच्छी तजावीज़ है। और ये जो तरमीम आ रही है ये बहुत अच्छी, और इन पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो ये मसला हल हो जाएगा। हम आगे चलेंगे और बात करेंगे कुछ उन दिल दुखाने वाली। हम जब छोटे होते थे, हम चिड़ियाघर जाते थे तो दिल खुश होता था देखकर। जानवर जो हैं वो हमें हंसते मुस्कुराते लगते थे, हमें खुशबाश नजर आते थे। अब अगर आप चिड़ियाघर जाएं तो आपको वहाँ पे एक उदासी, यासियत, जानवर भी कमज़ोर, लागर, परेशान नज़र आते हैं। बिल्कुल कैद खाना बन गया। हाँ, और ये देखकर ना, बजाय इसके कि वहाँ तफरीह हो, बजाय इसके कि वहाँ जाकर आप नेचर को, कुदरत को, अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक़ात को एंजॉय कर सकें, आप एक ख़ास किस्म के डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको तरस, आपको उस जुल्म के ऊपर जो है गुस्सा आता है। सो ये एक ऐसी फीलिंग है कि अब जैसे बहुत सारे हमारे इदारे जो हैं तबाही का शिकार हुए, पाकिस्तान भर के जो जू हैं वो भी इसी तरह से। कावन हाथी इस्लामाबाद का मैंने अपनी आंखों से उसको छोटे से बड़ा होते देखा, उसके वो टांगों की रस्सी भी हमेशा देखी, उसको कई दफ़ा जाकर जो है वो गन्ने भी खिलाए। वो हथनी की जो एक बड़ी हथनी थी उसकी भी डेथ देखी। अब यहाँ पे हम लाहौर की बात करें ना, अपने इस्लामाबाद सूजी को हमने खुद देखा बचपन से, और फिर इतना आपको दुख होता है। और जब उसकी ब्रेकिंग कर रहे होते हैं ना, कि मैंने न्यूज़ में उसकी ब्रेकिंग भी की और मुझे फिर वो इतना दुख हुआ, वो ब्रेकिंग करते हुए भी वो एक ऐसा लम्हा था कि मुझे बहुत दुख हुआ कि यार अब ये क्या हो गया। हम बचपन में जाते थे। खैर, अब की जो सूरत हाल है हम तो आपको बताते रहेंगे, तो शायद आपको यकीन भी ना आए कि ये वही चिड़ियाघर है, क्योंकि बड़े होके तो अक्सर टाइम भी नहीं मिलता चिड़ियाघर जाने का। तो मरियम मलिक इस्लामाबाद
जू में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, पूछते हैं वहाँ पर सूरत हाल क्या है। मरियम बताइएगा, जो हम कह रहे हैं क्या सब कुछ दुरुस्त है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद का चिड़ियाघर जहां पहले जैसे रौनकें अब नहीं है, ना यहां पर जानवर हैं और ना उनकी साथ अटकेलियां करने वाले बच्चे, जिसकी वजह कोरोना वबा नहीं बल्कि जू इंतज़ामिया की अपनी गफलत है। गुज़िश्ता कई माह पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जानवरों को हिफाजती मकामात पर मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए थे, जिस पर अमल दरामद करते हुए जानवरों को यहाँ से F8 इंक्लोयर मुंतकिल किया जाने लगा था। सबसे पहले नायाब नस्ल के चिनकारा हिरन जो है वो उनको मुंतकिल किया गया था और जिसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें कई जानवरों की हलाकत हुई और कई भगदड़ मचने की वजह से कई के सिंग टूट गए, गर्दनों पे उनकी काफ़ी ज़ख्मों के निशानात आए, जिस पर जू इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी उनके लिए कोई ख़ास खातिरख़्वाह काम नहीं किया गया, उनका ख्याल नहीं रखा गया था। इस्लामाबाद जू में सिर्फ एक शेर और एक शेरनी थे, उनके साथ बड़ा गैर मुनसिफाना सलूक किया गया था। शेरनी को जब लाहौर मुंतकिल किया गया तो उसको लाहौर पहुँचते ही उसकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद मरहला आया शेर को मुंतकिल करने का, तो शेर को उसके कुछार में आग लगा दी गई, जिसके बाद उसके टेस्ट भी कराए गए, जिसमें रिपोर्ट्स भी यही आई थी कि उसके साथ गैर मुनसिफाना सलूक किया गया है और उसको कुछार में आग लगाने की वजह से उसकी हलाकत का मामला सामने आया था। चीफ जस्टिस ने जानवरों की ऐसे बेदर्दी से हलाकती के ऊपर काफ़ी नोटिस भी लिए थे और काफ़ी बरहमी का इजहार भी किया था। इस बारे से भी कुछ और बातचीत भी करेंगे। नुमाइंदा WWF डॉक्टर उज़मा खान हमारे साथ हैं। डॉक्टर उज़मा खान, जैसे भी बता रहे हैं हम लोग कि इस्लामाबाद जो है उस चीफ जस्टिस उन्होंने भी नोटिस लिया है, उनके तो बहुत दिल को छू लेने वाले रिमार्क्स भी हमारे सामने हैं। आपके ख्याल में क्या मज़ीद किया जाना चाहिए ताकि ये जानवर जो हैं ये महफूज भी रहें और सेहतमंद भी रह सकें? मेरा ख्याल है वो ये कि अगर हम कहीं भी बाहर के जूस देखें या रीजन्स देखें तो वहाँ पे जू एसोसिएशंस होती हैं, वहाँ जूस एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, मिल के काम करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके अलावा है वो ये कि हर जो स्पीशीज़ है उसकी मैनेजमेंट गाइडलाइंस होती हैं। सो लीगली वो आप बाइंडिंग होते हैं कि आपने उन मैनेजमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करना है। अब आपने कावन की बात की, आपने लाहौर जू की बात की। अब कावन जिस तरह मैनेज था इस्लामाबाद जू में, सूजी लाहौर जू में डिफरेंट तरीके से मैनेज थी। तो उनकी डाइट एक स्टैंडर्डाइज क्या होनी चाहिए। अब सूजी की अगर आप बात करें तो सूजी को मुझे याद है कि मेथी, पालक, इस तरह की चीज़ें मिलती थी। गन्ने भी मिलते थे जो कि हाई इन शुगर होते हैं, जो नहीं देने चाहिए, लेकिन उसके अलावा फ्रूट और कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ग्रीन्स मिलते थे। तो आई वुड से कि सूजी की डाइट वाज स्लाइटली बेटर देन कावन्स डाइट, और कावन के आगे एक गन्ने का बहुत बड़ा ढेर रख दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई स्क्रैच से एक रीइन्वेंट करना पड़ेगा भी, ये मौजूद है। इट्स जस्ट कि पाकिस्तान का जू का कोई लीगल सिस्टम नहीं है, उस तरह कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई मैनेजमेंट गाइडलाइंस नहीं है जो कि एक स्पीशीज स्पेसिफिक होती हैं, जिनको फॉलो करना मैंडेटरी होता है। अदरवाइज बाहर तो लाइसेंस ही नहीं एक जू को मिलता अगर वो ये सब चीजें फॉलो ही नहीं कर रहा। फिर उसके ऑन द टॉप ऑफ दैट जो मुझे दूसरा बड़ा प्रॉब्लम नजर आता है वो ये कि हमारे जो स्टाफ हैं, आप शफकत साहब से बात कर रहे थे, ही इज अ वेरी प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, लेकिन अब उनके नीचे जो एक कीपर्स की एक फौज उनके पास मौजूद है वो अच्छी तरह से ट्रेंड नहीं है। एक अगर आप उसको कंपेयर करें इवन हमारे नेबरहुड के कंट्रीज से, they go through a very thorough training before coming and working with wild animals। मतलब जो पूरी फील्ड है, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी आए माली भर्ती हो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक जू कीपर बन जाए, ये इस तरह नहीं काम करता। अच्छा, तो ये भी बताइएगा, ये आप बिल्कुल जिन पॉइंट्स पे बात कर रही हैं एग्री हर एक चीज़ के साथ, ही भी बताइएगा एक कम्युनिटी सर्विस का कॉन्सेप्ट भी क्या होना चाहिए जू में, कि जिस शहर में जो लोग चाहते हैं और वो भी कंट्रीब्यूट करना चाहें वो कर सकें। और दूसरा NGOs जो हैं वो नहीं हमें इतनी फंक्शनल नज़र आती हैं कि वो भी अपना हिस्सा डालें, जहाँ पर लगता है कि कुछ कमी है, लैकिंग है, वहाँ पर वो इंटरवीन कर सकें, कुछ लेजिस्लेशन में कर सकें, कुछ ये जैसे तरीक़ाकार है उसमें बेहतरी के लिए वो कुछ इन्फ्लुएंस कर सकें। हमने बहुत सारे सवाल पूछे। तो कम्युनिटी सर्विस, यस, आई थिंक हमारी सिविल सोसाइटी काफ़ी पहले ही एक्टिव हुई भी है, लेकिन उनको आई थिंक एक डायरेक्शन की ज़रूरत है
क्योंकि जैसे शफकत साहब भी कहते एक तस्वीर भेज देना मीडिया पे, ये नहीं है, उसको हॉलिस्टिकली देखना चाहिए। दूसरा ये है कि जो अब अगर आपको मैं एग्जांपल दूं लंदन जू की, वो रेगुलरली वॉलंटियर्स प्रोग्राम है उनका, वो वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग करते हैं। वो वॉलंटियर्स पब्लिक एजुकेशन में बहुत हेल्प करते हैं, जो कि एक मेजर फंक्शन है किसी जू का। वो टॉक्स देते हैं, वो कीपर्स के साथ मदद करके इंक्लोजर्स को साफ करते हैं। आप उस तरह की हमें एक ग्रुप चाहिए जो जूस में जाके इस तरह की हेल्प करने पे विलिंग हो और डेडिकेट अपना टाइम कर सके कि हम इतना टाइम दे सकते हैं। उसके बाद आपने NGOs की बात की। WWF जो है, अगर आप उसकी बात करें तो वो एक ना तो हम जू मैनेजर्स हैं, ना हम एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट हैं, लेकिन हमने लाहौर जू और एक दो और जूस के एजुकेशन प्रोग्राम्स को फुली सपोर्ट किया। मैंने अपना करियर ही लाहौर जू एजुकेशन ऑफिसर के तौर पे शुरू किया था। और हम करते रहते हैं, बट ये है कि ये एक गवर्नमेंट की जो उसका की इशू है इस वक्त जूस का, वो मुझे ज्यादा नजर आता है कि हमें एक स्टैंडर्ड्स और लेजिस्लेशन की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, स्टैंडर्ड्स और लेजिस की जरूरत है। डॉक्टर उस्मा, बहुत शुक्रिया आपका। जो इन्होंने बीच में बात की ना, जो मैंने भी उनसे सवाल किया था, पूरी दुनिया में चले जाएं, वॉलंटियर्स होते हैं, बच्चों को इस चीज़ की तालीम दी जाती है कि वो डिग्री के साथ साथ पब्लिक सर्विस का कोई ना कोई ऐसा एक इंटर्नशिप करें जिसके बाद वो डिग्री उन्हें ग्रांट होगी। मुझे लगता है हमें भी ज़रूरत है इस चीज़ की करने की, ताकि और वैसे भी हमारा इस्लाम जो है वो जानवरों से हुस्न सलूक की और मोहब्बत का जो है हमें दर्स देता है, हमें तलकीन करता है। एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। शुक्रगुजारी दो लोगों की अल्लाह ताला ने बयान की है, एक वालिदैन और फिर वो कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया वो भी मेरा उस्ताद है, हज़रत अली करमल्ला वजह। हज़रत अली बिल्कुल फरा ऐसे ही है। मैं तो ऐसे सैल्यूट कर रहा हूँ अपने टीचर्स को कि मैं यहाँ पर हूँ, आप भी यकीनन। और जितने लोग आज कामयाब हैं उसमें टीचर्स का एक ऐसा रोल होता है कि जब माँ बाप भेज देते हैं ना स्कूल, तो फिर जो हमें टीचर सिखा रहे थे, मैं तो प्ले ग्रुप से जो सीखना शुरू हुआ और हर मरहले में कुछ ऐसे असातिज़ा आपको मिलते हैं। टीचर्स के नाम लेते हैं। आप भी आज टीचर्स का दिन है, आलमी दिन है, आप भी शायद नाम लें कि किस टीचर की कंट्रीब्यूशन जो है वो आपकी ज़िंदगी में रही। हमजा, अगर मैंने नाम लेने शुरू किए तो मैं कुछ टीचर्स जो है ना वो नाराज़ हो जाएंगे। कोई बात नहीं, लेकिन देयर आर फ्यू जिनका नाम जो यकीनी इस काबिल होता। अच्छा, मेरे एक टीचर थे, वो सर रॉबिन थे। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया। अगर मैं कहूँ कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया तो रॉबिन साहब थे। सर मसूद नबी शौकत थे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा स्कूल के अंदर सिखाया। मिस बुशरा हुआ करती थी स्कूल में। फिर जब मैं कॉलेज के अंदर आया तो प्रोफेसर डॉक्टर फैसल कमाल हैदरी थे, जो मैं जब डिबेट्स किया करता था ना, तो मुझे पहली तकरीर जो कॉलेज में लिख के दी प्रोफेसर डॉक्टर फैसल कमाल हैदरी ने लिख के दी। और आज तक हर एक लफ्ज़ जो है ना मेरे ज़ुबान से निकलता है वो प्रोफेसर डॉक्टर फैसल कमाल हैदरी का। मिस आमना थी प्राइमरी में, देन मिसेस अशरफ जो कि प्रिंसिपल थी, एंड देन प्रिंसिपल हमारी मिसेस निगत मौज़म अली, अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। इन तीनों को ये दुनिया में मौजूद है। और आज एक उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, साबिक प्रिंसिपल कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलामु अलैकुम। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, और आपको ये जो असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है ना, हम आपको इसकी मुबारकबाद देते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतने बच्चों को इस काबिल बनाया कि आज वो कामयाब हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी बहुत मुबारक हो। और अभी जब आप अपने टीचर का जिक्र कर रहे थे ना, तो मुझे याद आया कि मुल्तान के अंदर इस्लामिया किंडरगार्टन जूनियर मॉडल स्कूल था दौलत गेट में, जहाँ मैं शुरू में दाखिल हुआ था। तो हमारी एक टीचर थी जिनका नाम था मिस फरत। तो वो मुझे उनका चेहरा भूल गया है क्योंकि मैं क्लास 1 में था और उस वक्त, लेकिन मुझे ये याद है कि मैं वहाँ ग्राउंड में भाग रहा था और निकर पहनी हुई थी, और मैं गिरा और मेरे घुटने के ऊपर एक बहुत जख्म आ गया जिसमें से खून बहने लगा। तो दूर से हमारी मिस ने देखा, मिस फरत ने, और वो भागी भागी आई। तो उनके पास कुछ और जरिया नहीं था, तो उन्होंने अपने दुपट्टे का एक कोना फाड़कर और मेरे घुटने पर बांध दिया। तो अब मेरी उम्र 59 ईयर्स है। मुझे नहीं याद कि कोई नमाज पढ़ते वक्त मैंने अपने वालिदैन, मरहूम वालिदैन के लिए दुआ की हो।
तो मैंने मिस फरत के लिए दुआ ना की हो। वो एक वाकया छोटा सा मेरे जहन के अंदर सब है कि कैसे, और मुझे एक उनका चेहरा याद नहीं आ रहा, लेकिन वो एक मुस्कुराहट और एक फिक्र उनकी आंखों में मेरे लिए जो था, एक ममता की तरह का। डॉक्टर साहब लेकिन फरमा दीजिएगा, अब हालात बदल गए हैं। अब हमारे बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि टीचर मुझे ये नहीं कह सकती, उन्होंने मुझे डांटा तो कैसे डांटा, अगर उन्होंने हमें मार दिया तो ये तो वो कर ही नहीं सकती, इसकी तो उन्हें इजाज़त ही नहीं है, तो वो कैसे कर रही हैं। ये जो एक रवैये की तब्दीली, अंदाज की तब्दीली हमारे अंदर आ गई है, जो मगरबी निज़ाम तालीम का आप कह रहे हैं शाखसाना, या हमारी तरबियत की कमी, मुझे बताइएगा ये आगे भी आपको इस आपके जैसे एहसासात नज़र आ रहे हैं नई नस्ल में? देखिए, इसकी जिम्मेदार नई नस्ल नहीं है, इसके जिम्मेदार हमारे पिछले 20-30 साल का वो पूरा निजाम है जिसमें हमारी इकदार और वैल्यूज जो है वो डिटीरियोरेट हुई है। बात सिर्फ इस रिलेशन की नहीं है, हर रिलेशन की इकदार जो है वो डिटीरियोरेट हुई है। अच्छा, जैसे अभी वो रंजीत सिंह वाली भी देख रहा था मैं, तो हम जब इन तमाम दुखी चीजों का जिक्र करते हैं तो हमें बुनियादी तौर पर ये देखना चाहिए कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। इन सारी कहानियों का, इन दुखों का तो हम रोना रोएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा ख्याल है हमें वे फॉरवर्ड सोचना चाहिए कि आगे करना क्या चाहिए। आगे हमें करना यह चाहिए कि हमारे घरों के अंदर जो स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम था, जिस वैल्यू सिस्टम के अंदर जब बच्चा एक घर में पैदा होता था तो उस घर की अपनी एक तहजीब, उसकी अपनी एक रवायात, उसकी अपनी एक इकदार, जिसको वैल्यू सिस्टम कहिए, वो मौजूद होती थी। उन वैल्यू सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो हमारी कमर्शियल सोच है, कॉर्पोरेट सोच है। क्योंकि हमने कामयाबी की जो यार्डस्टिक है वो ये मुकर्रर कर दी है कि जिसके पास मटेरियल ज्यादा होगा वो कामयाब होगा। लिहाजा हर शख्स कामयाबी को हासिल करने के लिए उसकी दौड़ में लगा हुआ है। माँ भी सुबह कमाने चली जाती है, बाप भी कमाने चले जाते हैं, और बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी हम डाल देते हैं उनके ऊपर जो घर की आया है, और उस ड्राइवर के ऊपर आएगा, और वो मोबाइल फोन जो हमने उसको लेके दिया है वो अब ऑल्टरनेट है हमारे पेरेंटिंग के। तो इसकी वजह से ओवरऑल वैल्यू सिस्टम कम हुआ है, जिसकी वजह से जैसे दादा का ताल्लुक कम हुआ है, दादी का ताल्लुक कम हुआ है, उसी तरह उस्ताद का भी ताल्लुक। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये मैं पूछना चाहूंगा कि अब वैसे स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, ये बात की जाती है, और अब वैसे टीचर्स नहीं है जो आप लोगों के टीचर्स थे, अगर हमारे बुजुर्ग कुछ हमें बता रहे हो तो ये बातें क्यों की जाती हैं, ये फर्क क्यों है? दोनों यही समझते हैं कि अब वैसे स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, स्टूडेंट समझते हैं अब तो वैसे टीचर्स ही नहीं है, जैसे आप लोग हमें बताते हैं शायद कहानियों में होते थे। देखिए, अगर जड़ के अंदर जो है वो दीमक लग जाए दरख्त में, तो आप कहेंगे अब वैसे पत्ते नहीं उग रहे हैं, अब वैसे फल नहीं आ रहे, अब वैसे फूल नहीं आ रहे। तो इसका ताल्लुक तो इस बात से है ना कि जो बुनियाद है, जड़, वो कितनी खराब हुई है। अगर एक आपने बुनियाद की ईंटें टेढ़ी लगाई हुई हैं तो पूरी दीवार टेढ़ी नजर आएगी, तो आप कहेंगे दीवार को कैसे सीधा करें, वो जब तक बुनियाद को सीधा नहीं करेंगे। बहरहाल इस सारी गुफ्तगू के अलावा ये बात तो बिल्कुल तय है कि एक मुआशरे के अंदर जो वालिदैन हैं वो एक जिस्मानी वजूद का बाइस बनते हैं, जो कि बाई डिफॉल्ट होता है, मतलब उसके अंदर उनका अपनी कोई शऊरी कोशिश नहीं होती, वरना तो माँ बाप अपनी मर्जी से अपने बच्चों के नाक, उनके कान, उनकी जिल्द की रंगत को वो डिजाइन करते, वो तो बाई डिफॉल्ट बन जाते हैं। लेकिन जो उस्ताद है वो जो इंसान की फिजिकलिटी के अलावा उसकी बाकी डायमेंशंस हैं, यानी उसका इंटेलेक्ट और यानी उसकी इमोशन और यानी उसकी स्पिरिचुअलिटी, इन तीनों डायमेंशंस की जो शेपिंग अप है और उसको जो बनाना है वो उसको उस्ताद करता है। और उस्ताद को अपना ये मकाम अदा करने के लिए मुआशरे की ये जिम्मेदारी है कि उस्ताद को उसका वो मकाम दें जो उस्ताद का मकाम है। किसी मुआशरे में नंबर 1 शख्स जो है वो उस्ताद होना चाहिए। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नंबर 1, 2, 3 प्रोफेशन वो हैं जो ज्यादा पैसे कमाने का पोटेंशियल जिनमें है। लिहाजा अगर किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो वो कहते हैं इसको डॉक्टर बनाना है, इसको इंजीनियर बनाना है, इसको सिविल सर्विस में भेजना है, इसको फौज में भेजना है, या इसको कोई बिजनेस कराना है। जो उस्ताद बनना है वो 4th, 5th, 6th प्रायोरिटी के ऊपर आता है। डॉक्टर साहब, ये वजह है कि आए दिन हम देखते हैं बच्चों के साथ तशद्दुद किया गया, उनको मारा पीटा गया। कई बच्चे अभी पिछले दिनों एक वाकया रिपोर्ट हुआ, जान से चले गए। जिनसी ज्यादती के वाकयात इतने ज्यादा हो गए, ये मामलात इतने पेचीदा हो गए हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया है ये समझाना कि कौन सा रिश्ता, कहाँ तक फासला, क्या रवैया, क्या तरीका, इसके बारे में भी बताइएगा क्या किया जाए। देखिए, इसका शॉर्ट कोई भी नहीं है। शॉर्ट फिक्स ये हमेशा किसी भी प्रॉब्लम को हल करने का शॉर्ट फिक्स होता है लेजिस्लेशन की सख्ती, यानी अगर फर्ज करें कोई इस तरह का मुजरिम पकड़ा जाता है तो उसको इबरतनाक सजा दी जाए, ये है शॉर्ट फिक्स।
लेकिन लॉन्ग फिक्स ये है कि हमारे पूरे मुआशरे में तरबियत का एक मजबूत निज़ाम कायम किया जाए। आप खुद मुझे ईमानदारी से बताइए कि एक बच्ची की आप शादी करते हैं, 18 साल उसकी उम्र है, 19 साल की उम्र में अल्लाह ताला उसकी गोद के अंदर अशरफुल मखलूकात उसकी गोद में डाल देता है। उस बच्ची को माँ बनने की तरबियत कहीं फॉर्मली दी गई है? अगर उस जो बेटा उसका जो हस्बैंड है उसको बाप बनने की कोई फॉर्मल तरबियत दी गई है? उसको बिल्कुल तरबियत ऐसी नहीं दी गई। हाँ, अलबत्ता घर के तमाम लोगों का ये ख्याल था कि इसको एफएससी में 1100 नंबर आने बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमारी तालीम की डिटीरियोरेशन मतलब की रीजन ये है कि जब माँ बाप बच्चे को स्कूल में दाखिल करते हैं तो उनके जहन में बिल्कुल ये नहीं होता कि ये स्कूल इनको एक अच्छा इंसान बना के बाहर भेजेगा। उनके जहन में होता है कि ये स्कूल इनको बहुत ज्यादा नंबर दिलवाएगा जिससे किसी यूनिवर्सिटी में। तो हमारा सोचने का सारा पैराडाइम ही डिफरेंट हुआ है। तो इस सारे की जिम्मेदारी हुकूमत की भी है और बड़ी खुशी की बात है हमारी हुकूमत ने अब एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर कम से कम बिस्मिल्लाह करके कुछ रिफॉर्म करने की कोशिश की है। वो आपने देखा होगा कि पूरा सिस्टम ने कुछ ना कुछ वो करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें अकेली हुकूमत नहीं, तमाम इदारों को अकेली हुकूमत नहीं, तमाम इदारों को, पेरेंट्स को मिलकर जो है ये करना होगा। और जो असातिज़ा हैं उनका एहतराम ज़रूर करें, उनकी खिदमात का एतराफ़ करें। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। एक वो शेर है ना, ये फैज़ान नज़र था कि मकतब की करामात सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। बस ये बहुत सारी चीज़ें एहतराम के साथ जो है ना आप दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ को एक्वायर कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब हम असातिज़ा की बात करते हैं ना तो हम अपने कारी साहब को, अपने हाफिज़ साहब को जिस तरह से कहते हैं हम भूल जाते हैं। जिन्होंने आपको कुरान पढ़ना सिखाया है उनको भी आज खराज तहसीन पेश करें, खराज अकीदत पेश करें, उनका शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हमें कुरान पढ़ना सिखाया। तो मैं अपने कारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे अरबी पढ़नी सिखाई कि किस तरीके से उसको पढ़ा जाता है, और ये भी बताया नमाज पढ़ाई, मुझे नमाज सिखाई, मुझे समझना ज़रूरी है कुरान पाक को। आपको पता मुझे क्या कहते थे मस्जिद में? हाँ जी, बड़ी आपा। अच्छा। और बाद में जब वो मैंने ड्रामा किया, क्यों कहते थे मैं ये पूछूं? क्योंकि मैं छोटी सी होती थी, बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ती थी और बहुत आप जितने बड़े बड़े जो लड़के होते थे वो भी मुझे आके सबक सुनाते थे। कारी साहब ने मुझे उधर बिठाया होता था, कहते थे जाओ पहले जाके बड़ी आपा को सुना के आओ। So I was बड़ी आपा much long ago जबकि बंधन आया और I was known as दिल आपा। ये हमारे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलम इंसानियत, बिल्कुल, और हम सब के पहले उस्ताद भी हैं। एक हमारा उनसे जो बहुत सारे और रिश्ते हैं उनमें एक रिश्ता उस उस्ताद का भी है जिसका एहतराम और उसके बाद हर वो शख्स जिसने हमें एक लफ्ज़ भी सिखाया हमारा उस्ताद है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे किताबों से बहुत कुछ सीखते हैं और इसी बात को हम आगे लिंक करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ना एक किताब बताई है। उन्होंने कहा कि जी क्या जो हमारे नौजवान हैं ना ये किताब ज़रूर पढ़ें, और ये किताब हमारे लिए फ़रा भी आज लेके आई हैं कि फ़रा ने वो किताब ली है कि इसको पढ़ना चाहिए। द 40 रूल्स ऑफ लव है जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इसको ज़रूर पढ़ें। मज़हब के करीब लाने के लिए और खुदा की मोहब्बत के बारे में जानने के लिए मशहूर नावल है 40 रूल्स ऑफ लव। इसको पढ़ने का मशवरा दिया, ये आप देख सकते हैं। फ़रा हमारे लिए ये किताब भी लेके। अच्छा, मुझे लग रहा है कि वज़ीर आज़म की जो एक एफिलिएशन है ना टर्किश, क्योंकि जो रिलीजियस वैल्यूज़ को जिस तरह से इसमें डिस्क्राइब किया गया, ये उसमें वो टाइम पीरियड भी जो आपने अभी अर्तुगरुल गाजी में देखा है ना, ये उसी टाइम पीरियड के सूफ़ी जो थॉट्स हैं उनको कंबाइन किया गया है और उसको एक बड़ा डेलिकेटली इंट्रिकेट किया गया अपने आजकल की हमारे मुआशरे में। छोटे छोटे जैसे हिकायत रूमी थी ना, हाँ जी, ये आजकल के दौर की हिकायत रूमी को कह सकते हैं इसमें कि उसमें बहुत सारी उन चीज़ों को जो आजकल के दौर में उसके वाक़यात में डालकर हमें बताया गया। मुझे सूफीज़म, तसव्वुफ़ और रूहानियत का जो इसमें उनसर है उस पर मबनी ये नावल है। और आपको बताएंगे नावल मौलाना जलालुद्दीन रूमी और शम्स तब्रेज़ की दोस्ती, सूफीज़म और तसव्वुफ़ इसके अंदर है और ये पढ़ना भी चाहिए। हम तो कोशिश अब कर रहे हैं, मैं और फ़रा कि इसको पढ़ें। इसके अंदर से एक कोट मैंने निकाला था, वो ये था कि डू नॉट गो विद द फ्लो, बी द फ्लो। ये मैंने अंदर से निकाला और फ़रा भी इसको पढ़ रही थी, मैं देख रहा था। लेकिन मैं इसमें यही वाली चीज़ के ऊपर गौर कर रही थी जो आपने बात किया कि जलालुद्दीन रूमी और शम्स जो हैं
उनका एक दूसरे के साथ जिस तरह से एक ताल्लुक़ था और उस ताल्लुक़ से फिर जिस तरह से चीज़ें निकली हैं, ड्राइव हुई हैं। और जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो आपने अर्तुगरुल गाजी के उस सीज़न में जो टाइम पीरियड देखा है, जो हालात व वाक़यात देखे हैं, ये उसी पस मंज़र में दोनों बुज़ुर्ग थे, उसी टाइम पीरियड तकरीबन एरा में। और उसके बाद उनकी थॉट, उनकी फ़िलासफ़ी, उनके कॉन्सेप्ट्स, किस तरह से उन्होंने मज़हब को अमली एक सूरत हाल जो है इस अक्टूबर में आपने ये किताब पढ़नी है, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है। और इसी अक्टूबर में आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 68 बरस के हो गए हैं। आज 68वीं सालगिरह भी वज़ीर-ए-आज़म मना रहे हैं, तो उनको हैप्पी बर्थडे भी कहते हैं। हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज मुझे और फरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ गुड डे।